Hello everyone. Our next topic is SDLC. So before starting the topic, I have to explain where SDLCs exist in the data link protocols. तो डेटा लिंक प्रोटोकॉल हमने स्टार्टिंग किया था. डेटा लिंक प्रोटोकॉल दो टाइप के होते हैं, हम देख चुके हैं, एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल एंड सिंक्रोनस प्रोटोकॉल. एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. सिंक्रोनस प्रोटोकॉल में हमने देखा था, सिंक्रोनस प्रोटोकॉल दो टाइप का होता है, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. तो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं. आज हम देखेंगे बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो भी कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है या ओवरकम करता है. बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो हैं एक शॉर्ट पैकेट में या शॉर्ट फ्रेम में लार्ज इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर सकता है. साथ ही साथ ये कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम को भी ओवरकम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सिक्योर होता है. SDLC जो है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का एक टाइप है. जितने भी बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के टाइप हैं, सारे टाइप्स SDLC के बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ही बनाए गए हैं और SDLC को ISO के द्वारा पब्लिश किया गया था. आगे हम बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के टाइप्स देखेंगे और एक एक करके उनको हम समझते हैं. बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मेनली 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट है SDLC, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल. सेकेंड इज HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल एंड लेंस. ये मेनली 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं. 1975 में IBM ने SDLC को डेवलप किया था और ISO को बोला कि इसको एज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के रूप में वो पब्लिश करें. पर 1979 में ISO ने उसमें सम मॉडिफिकेशंस करके उसको HDLC का नाम दिया और उसको पब्लिश किया. तो जो बेस था वो SDLC ही था, लेकिन उसमें सम चेंजेस करके उसका एडवांस फॉर्म जो बनाया गया वो HDLC बना और उसको ISO ने पब्लिश किया 1979 में. इसके बाद ITU के द्वारा सम प्रोटोकॉल जो हैं लैप लेंस ये भी बनाए गए जो कि SDLC के सपोर्ट में बनाए गए थे. तो ये मेनली 4 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में. तो अपने को यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि HDLC कहाँ पे कंसिस्ट करता है डेटा लिंक प्रोटोकॉल में. अब आगे हम SDLC को समझेंगे. सो SDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो है हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स बोथ टाइप के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है ओवर द पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन. SDLC को समझने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स में उसको समझना होगा और ये जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज स्टेशन टाइप, कॉन्फ़िगरेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इन 3 पॉइंट में हम इसको डिस्कस करेंगे और SDLC को समझेंगे. पहले हम HDLC स्टेशन टाइप्स देखेंगे.
ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टेशन, सेकंड इज सेकेंडरी एंड कंबाइंड स्टेशन। तो प्राइमरी स्टेशन क्या होता है? प्राइमरी स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं जिनके पास लिंक का कंप्लीट कंट्रोल होता है और वो अदर स्टेशंस को कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टेशंस वो स्टेशन होते हैं जो आफ्टर गेटिंग कमांड फ्रॉम द प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन विल रिस्पॉन्ड द प्राइमरी स्टेशन। प्राइमरी स्टेशन को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंडरी स्टेशन पहले से कभी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। थर्ड इज कंबाइंड स्टेशन। कंबाइंड स्टेशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप का नेचर रखते हैं, उनको हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेशन। ये प्राइमरी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और सेकेंडरी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज SDLC configurations. Configurations means relationship of hardware devices on a link. So ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए हम इसको मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है एक सिस्टम प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी की तरह वर्क करता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट बोथ कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में एक पर्टिकुलर सिस्टम 2 लॉजिकल स्टेशंस में डिवाइड होता है और वो अकॉर्डिंग टू द नीड प्राइमरी स्टेशन की तरह भी वर्क करता है और सेकेंडरी स्टेशन की तरह भी वर्क करता है। तो दोनों जो नोड हैं उनके पास 2 सेपरेट लिंक्स होते हैं और उन लिंक का कंट्रोल जो है अकॉर्डिंग टू द नीड एक दूसरे सिस्टम के पास ट्रांसफ़र होते रहता है। इस चीज़ को हम आगे डायग्राम में भी समझेंगे जिससे ये अपने को अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में 2 स्टेशन कनेक्टेड होते हैं एक लिंक के थ्रू और उस लिंक का कंट्रोल जो है दोनों सिस्टम के पास होता है। जो सिस्टम उस लिंक को कंट्रोल करना चाहे एट अ टाइम वो कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि SDLC बैलेंस्ड मल्टी पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है? आगे इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, फर्स्ट हमने अनबैलेंस देखा था। तो अनबैलेंस में देखिए अगर ये पॉइंट टू पॉइंट है तो एक प्राइमरी स्टेशन होगा और एक सेकेंडरी स्टेशन होगा। ठीक है, प्राइमरी स्टेशन जो है कमांड सेंड करेगा और उसके अगेंस्ट में सेकेंडरी जो है रिस्पॉन्स करेगा। अगर मान लीजिए ये मल्टी पॉइंट है तो भी उसमें एक ही प्राइमरी होगा जो कि कमांड करेगा और बाकी जो सेकेंडरीज हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे प्राइमरी को। तो इस तरीके से जो है अनबैलेंस्ड मोड वर्क करता है। सेकेंड में हमने सिमेट्रिकल देखा था। सिमेट्रिकल में देखिए जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि एक ही फिजिकल स्टेशन जो है लॉजिकली प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे एक ही फिजिकल स्टेशन है जो कि लॉजिकली जो है प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ वर्क कर रहा है। सेकेंड एंड पे भी आपका 1 फिजिकल स्टेशन है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ वर्क कर रहा है।
और ये दोनों जो सिस्टम हैं वो सेपरेट 2 लिंक से कनेक्टेड हैं। ठीक, ये एक लिंक है और दूसरा ये लिंक है। जब ये सिस्टम एज अ प्राइमरी वर्क करेगा तो इस लिंक से ये कमांड सेंड करेगा और सामने वाला इसी लिंक से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। पर जब ये सिस्टम जो है एज अ प्राइमरी वर्क करेगा तो ये सेकेंड लिंक से अपना कमांड सेंड करेगा और सामने वाला सिस्टम उसको ये इसी लिंक से रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से आपका एक वर्क करता है। थर्ड इज बैलेंस्ड। बैलेंस में हमने देखा था कि दोनों सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं सिंगल लिंक से, और इस लिंक का कंट्रोल जो है दोनों सिस्टम के पास होता है। तो ये सिस्टम भी कंबाइंड वर्क कर रहा है और ये सिस्टम भी कंबाइंड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इधर वाला सिस्टम भी कमांड दे सकता है और रिस्पॉन्स कर सकता है, और इधर वाला भी सिस्टम कमांड दे सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। अगर ये सिस्टम जो है कमांड देता है तो इधर वाला सिस्टम उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करेगा। लिंक अगर आइडियल है तो इधर वाला जो है कमांड दे सकता है, उसके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स करेगा। हमने समझा था अभी कि बैलेंस मोड में मल्टी पॉइंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सपोर्ट नहीं होता है। क्लियर है? नाउ वी विल सी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स लिंक का कंट्रोल किस स्टेशन के पास होगा। तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज NRM, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड जो है प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है, और ये आपका लिंक का कंट्रोल प्राइमरी के पास होगा। सेकेंडरी तब तक ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसको प्राइमरी से परमिशन ना मिल जाए। प्राइमरी जब ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है या कमांड करता है, उसके अगेंस्ट में ही सेकेंडरी रिस्पॉन्स कर सकता है। सेकेंड इज ARM, असिंक्रोनस मोड। इसमें सेकेंडरी जो है ट्रांसमिशन इनिशिएट कर सकता है। यहाँ पे प्राइमरी के परमिशन की नीड नहीं होती है, पर यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो लिंक है वो आइडल हो तभी जो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है। थर्ड इज ABM, एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। इसमें सभी स्टेशन जो हैं इक्वल कंट्रोल रखते हैं। कोई भी सिस्टम ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड, और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। नाउ SDLC फ्रेम टाइप्स। SDLC में फ्रेम 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आई फ्रेम्स, इसको इंफॉर्मेशन फ्रेम बोलते हैं। ये जनरली यूज़र डाटा और उस डाटा को कंट्रोल करने वाले इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज एस फ्रेम्स, सुपरवाइजरी फ्रेम बोला जाता है इसको। सुपरवाइजरी फ्रेम जो है कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, साथ ही साथ ये फ्लो और एरर कंट्रोल को भी मैनेज करता है, सुपरवाइज करने का काम करता है मेनली ये। थर्ड इज यू फ्रेम्स, अननंबर्ड फ्रेम। अननंबर्ड फ्रेम जो है अकॉर्डिंग टू द नीड यूज होते हैं, और ये रिजर्व रहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। तो ये इन 3 तरीकों के फ्रेम को हम एक एक करके डिटेल से अब देखेंगे। अब हम तीनों फ्रेम्स के फॉर्मेट को यहाँ देखेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने आई फ्रेम देखा था। तो इसमें जो ये एरो है ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है।
हम ये पहले भी समझ चुके हैं। ये फ्लैग जो है आपका स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम को डिनोट कर रहा है, ये एड्रेस पोर्शन को कंटेन करता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन ये फ्रेम कंटेन करके रखेगा उसको कंट्रोलिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन नीड है वो यहाँ पे स्टोर रहेंगे। यूज़र का डेटा इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में रहेगा। एरर कंट्रोल करने के लिए पोर्शन जो होता है वो FCS होता है, और ये फ्लैग जो है एंडिंग ऑफ द फ्रेम को डिनोट कर रहा है। तो आई फ्रेम का जो फॉर्मेट होता है इस तरीके से होता है। फिर हमने देखा था एस फ्रेम। एस फ्रेम जो है सुपरवाइजरी फ्रेम होता है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होता, तो इंफॉर्मेशन पार्ट को छोड़कर बाकी जो सारे पोर्शन है वो एज इट इज़ हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं है, बाकी सारा का सारा जो पोर्शन है एज इट इज़ है और उनका वर्क भी एज इट इज़ है। नेक्स्ट जो है हमने देखा था यू फ्रेम। यू फ्रेम जो है अकॉर्डिंग टू द नीड यूज़ होता है, और जो कि नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब ज़रूरत है तो इस यू फ्रेम का हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका आई फ्रेम और यू फ्रेम का जो फॉर्मेट है सेम है, लेकिन यहाँ के इंफॉर्मेशन पार्ट में जो है नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपने को सेंड करना होता है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। लेकिन आई फ्रेम में डेटा जो यूज़र सेंड करना चाहता है उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे सेंड करते हैं। अब हम एक एक करके हर फील्ड को डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट इज फ्लैग फील्ड। ये स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम को बताता है और ये 8 बिट का होता है, जिसका फॉर्मेट 0, 6 टाइम 1 और 0 होता है। तो ये आपका स्टार्टिंग को भी डिनोट करता है और साथ ही साथ एंडिंग को भी डिनोट करता है। एक चीज़ और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो एंडिंग फ्लैग है वो नेक्स्ट फ्लैग का स्टार्टिंग फ्लैग भी बन सकता है। क्लियर है? तो ये हर फ्रेम के स्टार्टिंग में और एंडिंग में, बोथ एंड में ये फ्लैग्स जो हैं ऐड किए जाते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर फ्रेम के स्टार्टिंग और एंडिंग को डिनोट करते हैं। इसी से सामने वाला जो रिसीवर है वो समझता है कि पर्टिकुलर फ्रेम जो रिसीव हो रहे हैं उसमें ये फ्रेम का पर्टिकुलर पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो एंडिंग पॉइंट है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट फील्ड, अपने को यहाँ बिट स्टफिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब ये कॉन्सेप्ट अपने को समझने की ज़रूरत क्यों है? जैसे कि हमने अभी देखा जो फ्लैग के लिए बिट्स हैं वो डिसाइडेड हैं 0, 6 टाइम 1 और 0। अब ये बिट्स जो है जो डेटा यूज़र सेंड करना चाह रहा है उसमें भी हो सकते हैं। अब यूज़र डेटा में ये बिट्स मिल गए तो सामने वाला रिसीवर क्या समझेगा कि एंडिंग फ्लैग्स अपने को ऑकर हो गया है और हमारा फ्रेम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसलिए अपने को यहाँ पे बिट स्टफिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है ताकि रिसीवर को किसी भी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग मत हो। तो एक एग्जांपल में हम देखते हैं बिट स्टफिंग कैसे करते हैं। जैसे कि ये डेटा जो है रिसीवर को मिलने वाला है, इसको सेंडर सेंड करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये 0 मिला और 0 के बाद अपने को 5 टाइम 1s मिले, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 1 ऑकर हो रहे हैं, तो हम उस 5 1s के बाद एक 0 जो है यहाँ पे स्टॉप कर देंगे,
क्योंकि 6 टाइम 1 मिल गया फिर 0 मिल गया, इट मीन्स कि वो एंडिंग फ्लैग कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम आफ्टर 5 वंस एक 0 जो है यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो फ्लैग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आएगा ही नहीं, 0 6 टाइम 1 एंड 0। क्लियर है? तो हमने क्या कर दिया, एक बिट यहाँ स्टॉप कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फिर अगेन यहाँ अपने को 0 दिखा। इसके बाद हम 1 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अपने को 5 टाइम 1 अगेन मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगेन क्या कर देंगे, एक 0 फिर से स्टॉप कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक सिंगल ही 0 था, यहाँ पे 2 टाइम 0 ऑकर हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं बिट स्टफिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। फिर यही जो डेटा है ये आपका रिसीवर एंड पे रिसीव होता है, और रिसीवर फिर क्या करेगा, जो स्टफ्ड बिट हैं, जैसे स्टफ्ड बिट हमने यहाँ पे इंक्लूड किए थे, उन स्टफ्ड बिट को वो रिमूव करेगा और जो बचे हुए बिट्स हैं उनको वो स्टोर करता है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रॉब्लम था वो बिट स्टफिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट फील्ड इज एड्रेस फील्ड। इट कंटेन्स द एड्रेस। ये आपका 1 और मल्टीपल बाइट्स के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर मान लीजिए प्राइमरी स्टेशन फ्रेम जनरेट कर रहा है तो वो 2 एड्रेस जनरेट करेगा, 2 के फॉर्म में एड्रेस जनरेट करेगा। जैसे हम किसी को कोई लेटर भेजते हैं तो 2 करके उसका नाम लिखते हैं, और सेकेंडरी एड्रेस फ्रेम जनरेट कर रहा है तो फ्रॉम एड्रेस वो यहाँ पे कंटेन करेगा। अब जैसे ये 1 बाइट का है, ये एड्रेस फील्ड 1 बाइट का है, तो उस 1 बाइट में जो लास्ट बिट होगा वो आपका हमेशा 1 रहता है। ठीक है, ताकि रिसीवर को ये पता चल जाए कि ये सिंगल बाइट का ही एड्रेस अपने को रिसीव हुआ है। अब यही मल्टीपल बाइट का हुआ तो हर बाइट का जो लास्ट बिट है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये जैसे कि इस बाइट का लास्ट बिट 0 है, अगेन जो नेक्स्ट बाइट है उसका लास्ट बिट अगेन 0 है, और जो लास्ट वाला बाइट है उसका लास्ट बिट 1 होता है, जिससे ये समझ में आता है कि ये एड्रेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इस 0 का मतलब क्या है, रिसीवर को ये बताना कि इसके बाद भी और एड्रेसेस प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पे 0 एंटर करते हैं। जब तक 0 मिल रहा है रिसीवर को, इट मीन्स कि फर्दर और एड्रेसेस प्रेजेंट हैं, और जब 1 मिला इट मीन्स कि वहां पे एड्रेस कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट फील्ड इज कंट्रोल फील्ड। ये सिंगल बाइट का होता है और हर फ्रेम टाइप के लिए ये अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर फर्स्ट बिट जो है 0 से डिनोटेड है, इट मीन्स कि वो आई फ्रेम को बता रहा है। अगर फर्स्ट बिट 1 और सेकेंड बिट 0 है, इट मीन्स ये एस फ्रेम को बता रहा है, और फर्स्ट बिट 1 एंड सेकेंड बिट भी 1 है तो ये यू फ्रेम को बता रहा है। तो ये जो बिट हैं पर्टिकुलर फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप एनएस फील्ड देख रहे हैं।
इसके लिए 3 बिट रिजर्व होते हैं। ये आपका सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम को बताता है कि कौन से नंबर का फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, और एनआर जो है नेक्स्ट कौन से नंबर का फ्रेम सेंड होने वाला है उस चीज को बताता है। ये एज अ एक्नॉलेजमेंट की तरह यूज होता है। यहाँ पे कोड भी दिख रहा है आपको। ये कोड जो है सुपरवाइजरी के लिए जो है यूज किए जाते हैं, सुपरवाइजरी और अननंबर्ड फ्रेम के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए, कहाँ पे, एस फ्रेम और यू फ्रेम में। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए, सिस्टम मैनेजमेंट के लिए, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपको पीएफ एक दिख रहा है सारे फ्रेम में। ये पीएफ का कॉन्सेप्ट ये है, पी फॉर पुल होता है, एफ फॉर फाइनल होता है। पुल मीन्स कि ये जो है प्राइमरी टू सेकेंडरी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और फाइनल मीन्स सेकेंडरी टू प्राइमरी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ये आपका सिंगल बिट का होता है। तो इस तरीकों से जो है हम अकॉर्डिंग टू द नीड कंट्रोल फील्ड में जो है फ्रेम फॉर्मेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फील्ड। इंफॉर्मेशन फील्ड जो है आई फ्रेम में यूजर डेटा को कंटेन करता है, और यू फ्रेम में नेटवर्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, और अपने को पता है जैसे कि एस फ्रेम जो है कोई इंफॉर्मेशन फील्ड कंटेन नहीं करता है। ये इंफॉर्मेशन फील्ड जो है नेटवर्क टू नेटवर्क वेरी कर सकता है, बट सिमिलर नेटवर्क में इसकी साइज जो है फिक्स होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट फील्ड इज FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये आपका एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये 2 और 4 बाइट का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड, जो कि CRC बिट को कंटेन करता है, और जो भी यूज़र डेटा है उसमें किसी भी टाइप के एरर अगर प्रेजेंट हैं तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो अगेन फील्ड होता है दैट इज एंडिंग फ्लैग, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। ये सिमिलरली आपका स्टार्टिंग फ्लैग जैसे ही होता है। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा SDLC का फ्रेम फॉर्मेट देखा और उसके फीचर्स को समझा इस वीडियो में। तो आगे इसके हम नेक्स्ट टॉपिक जो है देखेंगे। ओके, थैंक यू।